स्टेशन की सूरत हाल दिखाई दे रही है तफसीली फ़ैसला आने के बाद। जहां हुकूमत को इख्तलाफी नोट बहुत पसंद आ रहा है, वहां पर तहरीक इंसाफ के एक्स चेयरमैन कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब का स्टांस बहुत अच्छा है। तो आपको क्या लगता है कि ये डिवीज़न सिर्फ तनकीद की हद तक रहेगी या फिर अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक भी बात जा सकती है? हुकूमत इस फैसले को नहीं मानेगी या रिव्यू पटिशन से कुछ डिसाइड होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मुज़म्मिल मुस्तकबिल का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे वो दोस्त जो बाखबर हैं, जिन्हें अंदर की खबरों का पता होता है, जो ताकतवर लोगों के करीब हैं, वो तो हमें बहुत दिनों से बता रहे हैं कि अदालत जो भी फैसला करे उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो टारगेट्स हैं वो सेट कर दिए गए हैं और हदफ हर कीमत पर हासिल किए जाएंगे। आइन कुछ भी कहता हो, कानून कुछ भी कहता हो, ये हम उनसे सुन रहे हैं। इफ़ वी आर टू बिलीव देम, माजी में भी उनकी बातें सही साबित हुई हैं और जो हुकूमत का रवैया है वो भी ये जाहिर कर रहा है कि वो बिल्कुल किसी तौर पर भी अदालत का हुक्म नहीं मानेगी। अब तक वो अपने रास्ते में, इसके रास्ते में रोड़े अटकाती रही है। इलेक्शन कमीशन भी अमल दरामद करने में हिचकिचाहट करता रहा है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको रोकने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी भी की गई। तो ऐसे आसार तो नहीं लगते कि इस पर अमल दरामद होगा। अब अमल दरामद नहीं होगा तो क्या होगा? एक आईनी बहरान है, इस तरह का आईनी बहरान है कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, वो आपको पसंद हो या नापसंद हो, उस पर सबको अमल दरामद करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकती है। यानी ये जो फैसला आया है, अगर रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद रोक देती है तो वो वाहिद तरीका है कि इस पर अमल दरामद ना हो। इसके अलावा कोई आईनी तरीका नहीं है। इसके अलावा जो भी तरीका होगा तो वो एक सबऑर्डिनेशन होगी और एक रुकावट डालने की कोशिश होगी। तो हम देख रहे हैं कि इंतजामिया और अदलिया, उसके दरमियान में इंतजामिया और अदलिया में एक तसादुम है और इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर जो हदफ है, जी इलेक्शन कमीशन को आप इंतजामिया की साइड पर ही रख लीजिए, एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है, अदलिया का पार्ट तो नहीं है। और हदफ ये है कि अदलिया को इंतजामिया के नीचे कर दिया जाए, उसको सबऑर्डिनेट किया जाए। बड़ा क्लियर, इसके अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ठीक है गरीदा साहिबा, ये जो ज़ैगम साहब भी कह रहे हैं कि सबऑर्डिनेशन में लाना चाह रहे हैं अदलिया को, आप इससे एग्री करती हैं? बिलावल साहब ने आज जो तकरीर की है उससे मालूम तो यही होता है कि पीपल्स पार्टी भी खासी ऑफेंडेड है। उन्होंने ये कहा कि अदलिया तबाह हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनकर ही रहेगी क्योंकि ये मेल फंक्शन इदारा है, ये काम नहीं करता। इज दिस द वे फॉरवर्ड? और सरप्राइज़ किया पीपल्स पार्टी के स्टांस ने आपको? क्योंकि जिस लिहाज से हम कहते हैं कि जो डैमेज ज़्यादा हो रहा है इस फैसले से वो तो मुस्लिम लीग नवाज को होना था, लेकिन फ्रंट फुट पे पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। शुक्रिया सैयद मुज़म्मिल शाह साहब। और दूसरा ये है कि ज़ैगम खान साहब हों, आमिर सियाह साहब हों या कोई भी हों, मैं सबके ओपिनियन का एहतराम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी राय दूंगी, अपना ओपिनियन दूंगी, अपना मौक़िफ़ दूंगी। देखिए, बतौर डेमोक्रेट, बतौर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, in the supremacy of the will of the people of Pakistan that is manifested through the parliament। बाकी जितने भी इदारे हैं, एक डेमोक्रेट होने की हैसियत से, एक जमहूरियत पसंद शख्स होने की हैसियत से, मैं समझती हूँ कि बाकी सारे इदारे पार्लियामेंट की कोख में से जन्म लेते हैं। कोई पार्लियामेंट के ऊपर सुप्रीम नहीं हो सकता। फैसलों के हवाले से भी इस वक्त जो अदलिया की सूरत हाल है, बल्कि इस वक्त नहीं, पिछले चंद अरसे से, पिछले कम से कम एक दहाई से अदलिया से जो फैसले आ रहे हैं, क्या उनकी अक्सरियत को, मुज़म्मिल साहब आप पूरी ईमानदारी के साथ, आप बड़े जबरदस्त सहाफ़ी हैं, अपने दिल पे हाथ रख के, या कोई भी अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता है कि जो अक्सरियत के फैसले आ रहे हैं पिछली एक दहाई से और जिस तरह से बेंचेस की तश्कील होती रही, क्या वो इंसाफ के और आइन के तकाज़ों के मुताबिक होता रहा? बिल्कुल नहीं होता रहा। बंदियाल साहब की कोर्ट क्या कुछ करती रही, खोसा साहब की कोर्ट क्या कुछ करती रही, साकिब निसार की कोर्ट क्या कुछ करती रही, इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट क्या कुछ करती रही, किस किस किस्म के फैसले यहाँ पर नहीं आए। तो माजरत के साथ इस वक्त जो ये मखसूस नशिस्तों का 8 जजेस का, मुअज़्ज़ज़ 8 जजेस का एक अक्सरियती फैसला आया है, इसमें ना तो आइन को मलहूज़े खातिर रखा गया, ना ही इंसाफ को मलहूज़े खातिर रखा गया। और मैं कम से कम अपनी जाती हैसियत तक इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला बाइंडिंग होता है। मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला बाइंडिंग होता है जो आइन और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो। अगर ऐसा ना होता तो फिर आपके पास रिव्यू में जाने का ऑप्शन ही मौजूद ना हो। रिव्यू में जाने का ऑप्शन मौजूद इसलिए होता है कि आपको फैसले के अंदर नकाइस नजर आते हैं
फैसले में नकाइस हो सकते हैं और उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस फैसले में तो इस कदर नकाइस है कि आप आइन को रीराइट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे एहतराम के साथ आइन की तशरीह का पूरा हक मौजूद होगा। आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, आई एम अ डेमोक्रेट। तो मुझे कम से कम एक बुनियादी लेमैन की हैसियत से ये बता दिया जाए, जो कि पैराग्राफ नंबर 117 एंड 118 में भी तहरीर करता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में, कि जो बंदा आपके पास मौजूद ही नहीं है, ABCXYZ PTI, आपके पास पिटीशन लेकर गए ही नहीं है, आपने उसके काउंसिल को सुना तक नहीं तमाम प्रोसीडिंग्स में, और फैसला आप PTI के हक में दे रहे हैं। इसको एड्रेस किया ना, वो फैसले में ये लिखा कि ये फंडामेंटल राइट्स का मामला है, लार्जर गुड में इसकी जो इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस है वो नहीं है जो किसी आम सिविल मुकदमे की होती है, तो उसको तो एड्रेस कर दिया तफसीली फैसले में खरीदा। यही तो मामला है मुजम्मिल साहब कि वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है। पैराग्राफ नंबर 117 में कहते हैं कि जी अवामी मफाद का मामला, तो अवामी मफाद के मामले के तहत 184(3) सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना, कुछ टेक्निकलिटीज हैं, कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। लेकिन मैं कल पढ़ के बड़ा हैरान हुई कि वो पैराग्राफ नंबर 117 कहता है कि इस किस्म की कोई सूरत हाल आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट किसी कायदे की पाबंद नहीं है, किसी ज़ाब्ते की पाबंद नहीं है, किसी टेक्निकलिटी की पाबंद नहीं है, कि ठीक है हमारे सामने पिटीशन एक मौजूद थी, हमारे सामने नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि PTI की एक पिटीशन थी लेकिन उसको एंटरटेन नहीं किया गया, बाद में आई वो हमारे पास बाकायदा आई नहीं थी, उसकी टेक्निकलिटी नहीं थी, तो हमने सारी टेक्निकलिटीज उठा के सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर रख दी। सारे कायदे कानून रूल्स जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं सब हमने उठा के बाहर रख दिए और हमने फैसला सुना दिया PTI के हक में। चलें, अगले ही पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कमल शौजब हमारे पास आई थी, तो क्या कमल शौजब 25 करोड़ आवाम का हिस्सा नहीं है? क्या उनका अवामी मफाद नहीं था? उनकी पिटीशन को तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो रिजर्व सीटों की उम्मीदवार थी, तो वो बुनियादी मुद्दा नहीं बनता। और फिर उससे पहले वाले पैराग्राफ, तो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है। चलें, मैं इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा उस पर भी आपकी ओपिनियन चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आमिर साहब, जिस तरह से गरीदा भी कह रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो पहले जुडिशल हिस्ट्री में मिसालें हम दे सकते हैं इस तरह की, जहां पर सियासी नौयत के फैसले हुए, जमातों को विक्टिमाइज किया गया, तो एक तो बिलावल साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा, बेनज़ीर साहिबा की मिसाल भी दी, भुट्टो साहब की बात भी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक इदारा काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमें पैरेलल कोर्ट चाहिए। पहले तो इस पे कमेंट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो आज़म नज़ीर साहब भी कह रहे हैं कि जिस लेंस से सुप्रीम कोर्ट भी ऑपरेट करती है वो भी आइन और कानून का लेंस है, और आइन और कानून बनाना पार्लियामान का काम है, इसीलिए सबऑर्डिनेशन हमारी नहीं उनकी बनती है। इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं आप? बिल्कुल, बात की जैसे कि ज़ैगम साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को बहुत बड़े आईनी बुरान का सामना है, कानूनी बुरान का सामना है, और माशी बुरान और वो जो सियासी इस्तेकाम को बुरान उस पर चली रहा करते थे। और ये बुरान जो आईनी बुरान इस करदा है, इसको मतलब है कि इससे बचा जा सकता था, उसके लिए आईनी कोर्ट बनाने की जरूरत ना थी। अगर आइन पे अमल हो रहा होता तो इसमें ज्यादा जो है कि हर फैसला, हर सियासी काम जो जुडिशरी के पास रह जाता है, आप उससे बच सकते थे। बहुत अगर आसान सी बात थी कि अगर बर वक्त आप इलेक्शन करा देते तो कोई मसला नहीं होता, कोई अदालत से दरवाजा न आता, अदालत को ये ना कहना पड़ता कि आप इंतखाबात करवाएं। अगर इंतखाबात मुनसिफाना हो जाते तब भी गालिबन अजलिये के पास लोग ना जाते और चीजें बड़ी नॉर्मल तरीके से चलती रहती।